नमस्कार। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे कक्षा 12वीं की कविता छोटा मेरा खेत। उमा शंकर जोशी द्वारा रचित ये कविता है जो कि उनके काव्य संग्रह निशीथ से ली गई है। पहले हम उमा शंकर जी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। उमा शंकर जोशी 20वीं सदी के गुजराती काव्य के प्रमुख कवि एवं निबंधकार माने जाते हैं। इनका जन्म सन 12 जुलाई 1911 में गुजरात में हुआ था। सन 1988 में इनका निधन हो गया था। बहुमुखी प्रतिभा संपन्न साहित्यकार के रूप में ये प्रसिद्ध हैं। वे गुजराती कविता के प्रमुख कवि होने के साथ साथ गुजराती निबंधकार के रूप में भी बेजोड़ हैं। उन्होंने कविता, निबंध, कहानी आदि अनेक विधाओं पर अपनी सफल लेखनी चलाई है। उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। एकांकी हैं, विश्व शांति, गंगोत्री, निशीथ, प्राचीना, आतिथ्य, वसंत वर्षा, महाप्रस्थान, अभिज्ञा। कहानी है सापना भारा, शहीद। उपन्यास हैं श्रावणी मेणो, विसामो। निबंध है पार कांजण्या। संपादन है गोष्ठी, उघाड़ी बारी, क्लांत कवि, महारा सोनेट, स्वपन प्रयाण। अनुवाद है अभिज्ञान शाकुंतलम, उत्तर रामचरितम। पत्रिका संपादन है संस्कृति। 20वीं शताब्दी की गुजराती कविता को इन्होंने नई दिशा दी है। उनकी कविता में नया स्वर है और नई शैलियाँ हैं। वे परंपरा से जुड़कर भारतीय जीवन मूल्यों की स्थापना करना चाहते थे। कवि छायावादी काव्य धारा से गहरे प्रभावित रहे हैं। उन्होंने जो ये कविता है छोटा मेरा खेत, इसमें कवि ने कवि कर्म की खेती के रूपक में बांधकर इसको प्रस्तुत किया है। कागज का चकोर पन्ना कवि को एक चकोर खेत के समान प्रतीत होता है। इस खेत में किसी अंधड़ अर्थात भावनात्मक आंधी के आने से किसी एक क्षण का बीज बोया जाता है। यह बीज रचना, विचार और अभिव्यंजना का हो सकता है, जो मूल रूप से कल्पना का सहारा लेकर विकसित होता है और इस प्रक्रिया में स्वयं गल जाता है। उससे शब्दों के अंकुर निकलने लगते हैं और अंततः कृति एक पूर्ण रूप ग्रहण कर लेती है। साहित्यिक कृति से जो अलौकिक रसधारा फूटती है वह क्षण में होने वाली रोपाई का परिणाम है, लेकिन उसमें से वो रसधारा अनंत काल तक चलने वाली कटाई से भी कम नहीं होती है। तो इस तरह का वर्णन इसमें किया गया है। तो अभी हम करते हैं इसकी व्याख्या। छोटा मेरा खेत चौकोना, कागज का एक पन्ना। कोई अंधड़ कहीं से आया, क्षण का बीज वहाँ बोया गया। चौकोना यानी चारों कोनों वाला, यानी जो चारों तरफ से एक जैसा होता है। पन्ना पृष्ठ। अंधड़ आंधी यानी भावनात्मक आंधी। क्षण पल। तो इसमें कवि ने कवि कर्म की खेती के रूपक द्वारा अभिव्यंजित किया है। कवि कागज को खेत का रूपक प्रदान करते हुए कहते हैं कि मेरा कागज एक पृष्ठ चौकोर खेत की तरह है। मैं इसी कागज रूपी चौकोर खेत पर कविता को शब्दबद्ध करता हूँ। कवि का कहना है कि कोई भावनात्मक रूपी आंधी कहीं से आई, जिससे के प्रभाव से मैंने कागज के पृष्ठ रूपी खेत में रचना, विचार और अभिव्यक्ति रूपी बीज को बो दिया। अर्थात मैंने भावनात्मक होकर कागज के पृष्ठ पर किसी अभिव्यंजित को शब्दबद्ध कर दिया है। यानी कवि ये कहते हैं कि मेरा जो एक पन्ना है वो एक चौकोर खेत जैसा है, और जिस तरह से खेत में हम बीज बोते हैं और आंधी से कहीं से कोई बीज आ जाता है और उसकी वो वहाँ पर बोया जाता है, उसी तरह से मेरे अंदर जो है भावनाएं उठती हैं और रचना के लिए विचार आते हैं, और उसी से मैं उस बीज को, कविता रूपी बीज को बोता हूँ। कल्पना के रसायनों को पी बीज गल गया निशेष।
शब्द के अंकुर फूटे, पल्लव पुष्पों से नमित हुआ विशेष। निशेष समाप्त, जिसमें कुछ भी शेष ना हो। शब्द के अंकुर, शब्द रूपी अंकुर, फूटे पैदा हुए, पल्लव पत्ते पुष्पों फूलों से, नमित झुका हुआ। इसमें कवि ने पृष्ठ रूपी खेत में कवि क्रम को विकसित होते हुए दिखाया है। कवि का कहना है कि मैंने कागज के पृष्ठ रूपी खेत में जो अभिव्यक्ति रूपी बीज बोया था, वह बीज कल्पना रूपी रसायन तत्वों को पीकर पूरी तरह से गलकर समाप्त हो गया है। यानी जिस तरह से हम खेत में रासायनिक तत्व डालते हैं और उससे बीज गल जाता है और फिर उसमें से अंकुर फूटते हैं, उसी तरह से जो है मेरे पृष्ठ पर भी जो कल्पना रूपी रसायन तत्वों को जो अभिव्यक्ति रूपी बीज ने पी लिया है और वो उसे गलकर समाप्त हो गया है। तत्पश्चात उसमें से शब्द रूपी अंकुर फूटते हैं। जिस प्रकार से खेत में बीज बोकर किसान उसमें अनेक प्रकार के रसायन तत्वों का प्रयोग करता है, तब जाकर वह बीज अंकुरित होता है, उसी प्रकार कवि पृष्ठ पर विचारों का बीज बोकर उसमें कल्पना का रसायन डालता है। तत्पश्चात वह बीज शब्दों के रूप में अंकुरित होता है। उसके बाद शब्द रूपी अंकुर अंकुरित होकर धीरे धीरे विकसित होते छंदों रूपी पत्तों और पुष्पों से गुच्छे हुए एक संपूर्ण कृति का रूप ग्रहण कर लेते हैं। अर्थात जैसे खेत में बीज अंकुरित होता है, फिर उस पर पत्ते और फूल आते हैं, तब उसके बाद वह पूर्णता को प्राप्त करता है, वैसे ही कवि क्रम शब्दों को छंदों में बांधता हुआ एक संपूर्ण कृति के रूप में प्रकट होता है। झूमने लगे फल रस अलौकिक, अमृत धाराएं फूटती, रोपाई क्षण की, कटाई अनंतता की, लुटते रहने से जरा भी नहीं कम होती, रस का अक्षय पात्र सदा का, छोटा मेरा खेत चकोना। रस साहित्य या काव्य में प्राप्त होने वाला आनंद, अलौकिक अनूठा, रोपाई बीजना यानी बोना, अनंतता अनंत काल की यानी हमेशा के लिए, जरा थोड़ी या थोड़ा, अक्षय जो खत्म न हो। इसमें कवि ने साहित्य के रसानंद की अनंतता का चित्रण किया है। यानी कवि ने साहित्य के में किस तरह का आनंद आता है और वो कभी समाप्त नहीं होता, उसका वर्णन किया है। कवि का कहना है कि साहित्यिक कृति से अलौकिक रस रूपी फल प्रकट होने लगे। एक क्षण भर की रोपाई के परिणाम स्वरूप अमृत रूपी रस की अलौकिक धाराएं फूटने लगी। कवि कहता है कि यह अमृत रूपी रस धारा अनंत काल तक चलने वाली कटाई के समान है। कवि का अभिप्राय है कि खेत में पैदा होने वाला अन्न पकने के बाद कट जाता है, वह समाप्त हो जाता है, लेकिन उत्तम साहित्य की रसधारा कभी समाप्त नहीं होती। यह रसधारा पाठकों द्वारा बार बार पढ़ी जाती है, लेकिन फिर भी जरा सी भी कम नहीं होती है। अर्थात साहित्य की रसधारा को पाठक बार बार लूटने का प्रयास करता है, लेकिन यह अमृत धारा पाठकों के अनेक बार लूटने पर भी थोड़ी सी भी कम नहीं होती है। साहित्य में खत्म न होने वाली रसधारा सदा के लिए होती है, वह अनंत काल तक भी खत्म नहीं होती है। कवि कहते हैं कि मेरा कागज का पृष्ठ रूपी छोटा खेत चौकोर है। कवि का अभिप्राय है कि मेरा पृष्ठ रूपी खेत बहुत छोटा है, लेकिन उससे जो साहित्य की अमृत रसधारा प्रकट हुई है, वह अनंत काल तक भी खत्म ना होने वाली है। उमाशंकर जोशी की ही कविता है बगुलों के पंख। बगुलों के पंख उमाशंकर जोशी द्वारा रचित उनके प्रसिद्ध काव्य संग्रह निषीद से ही ली गई है। यह प्रकृति सौंदर्य से परिपूर्ण कविता है। इस कविता में कवि ने सौंदर्य का अपेक्षित प्रभाव उत्पन्न करने के लिए कवि ने एक युक्ति का सहारा लिया है और सौंदर्य के चित्रात्मक वर्णन के साथ साथ अपने मन पर पड़ने वाले उसके प्रभाव का भी सुंदर चित्रण किया है। कवि आकाश में छाए बादलों
में पंक्ति बनाकर उड़ते हुए सुंदर सुंदर बगुलों के पंखों को देखता है और उनका वर्णन इसमें करता है। नभ में पाती बंधे बगुलों के पंख, चुराए लिए जाती वे मेरी आंखें। कजरारे बादलों की छाई नभ छाया, तैरती सांझ की सतेज श्वेत काया। होले होले जाती मुझे बांध निज माया से, उसे कोई तनिक रोक रखो, वह तो चुरा लिए जाती हुई मेरी आंखें। नभ में पाती बंधी बगुलों की पांखें। नभ आकाश, पाती बंधे पंक्ति में बंधे हुए, कजरारे काले काले, सांझ संध्या तेज तेजस्वी तेजयुक्त, श्वेत सफ़ेद, काया शरीर, होले होले धीरे धीरे, निज माया से अपनी, तनिक थोड़ा सा, पांखें पंख। इस पद्य में कवि ने आकाश में उड़ते पक्षियों के सौंदर्य में चित्रात्मक वर्णन के साथ साथ उसका अपने मन पर पड़ने वाला अटूट प्रभाव का भी सजीव चित्रण किया है। कवि का मानना है कि असीम आकाश में बगुले जो पंक्तिबद्ध होकर उड़ रहे हैं, इन बगुलों के सफ़ेद पंख अत्यंत सुंदर एवं मनमोहक हैं। वे सफ़ेद पंखों से युक्त आकाश में उड़ते बगुले मेरी आंखों को चुराए लिए जा रही हैं। अर्थात कवि का कहने का मतलब है कि इन पंक्ति में बंधे बगुलों के सुंदर सुंदर पंखों ने मेरे नेत्रों को चुरा लिया है, अर्थात उनकी अद्भुत सुंदरता मेरी आंखों में बस गई है। इन काले बादलों से भरे आकाश में पंक्ति बनाकर उड़ते हुए बगुलों के पंख काले बादलों के ऊपर तैरती सांझ की सफ़ेद काया के समान प्रतीत होते हैं। कवि कहता है कि वह दृश्य इतना सुंदर है जो मुझे अपनी माया रूपी सौंदर्य से धीरे धीरे अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है, अर्थात मुझे अपनी ओर खींच रहा है। कवि आग्रह करते हैं कि कोई उस माया को थोड़ा सा रोके। यह आकाश में उड़ते पंक्तिबद्ध बगुलों के पंखों की सुंदरता निरंतर मेरी आंखों को चुरा लिए जाती है, अर्थात उन सफ़ेद बगुलों का पंक्तिबद्ध सौंदर्य मुझे अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है और मेरी आंखें उसी ओर लगी हुई हैं। कहने का भाव है कि कवि प्राकृतिक शोभा में स्वयं को डूबा हुआ अनुभव करता है और उसी में ही स्वयं को लीन रखना चाहता है। ये थी कविता छोटा मेरा खेत और बगुलों के पंख। धन्यवाद।